लोग पढ़ रहे थे, अब बातचीत जो कीजिएगा उसी से सारा प्रश्न भी पूछेंगे। ये बातचीत क्या है? एक प्रकार का निबंध है। निबंध में भी किस प्रकार का निबंध? बातचीत। पहला प्रश्न, ये ललित निबंध है, ललित निबंध है, ठीक है। अच्छा, ये बातचीत जो निबंध है, इसके निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी, माफ कीजिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के गद्यकार या निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं? किस युग के? मैंने काल नहीं पूछा है, युग पूछा है। भारतेंदु युग। किस युग के? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग कब से कब तक के समय को भारतेंदु युग कहा जाता है? 1850 से 1900 या 1868 से 1900? हाँ एपिना, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय क्या कहलाता है? भारतेंदु युग। आपसे ये युग पूछे तो जवाब दीजिएगा भारतेंदु युग। अगर आपसे काल पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? आधुनिक काल। कौन सा काल? तो ये भारतेंदु युग आधुनिक काल में आता है, तो आधुनिक काल। ठीक है साहब। आधुनिक काल का ड्यूरेशन क्या होता है? 1850 से लेकर अब तक। ये सारा काल मैंने पढ़ा दिया है, जो आपके सिलेबस में नहीं था लिखा हुआ, फिर भी मैंने, क्योंकि सिलेबस में पूछा जाता है, इसका पूरा का पूरा मैं डिटेल में यूट्यूब पर वीडियोस भी डाल चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा, जो जिस स्टूडेंट का छुटा हुआ क्लास। सुनिएगा आप ध्यान से। ये बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। इसका जन्म हुआ था सर 23 जून 1844 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? मृत्यु। अब मुझे बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट कहां के रहने वाले थे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो बाल कृष्ण भट्ट जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हाँ ये ना। अच्छा, मुझे बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बहुत अच्छे, इसके पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट। इसके पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। जितनी ऑब्जेक्टिव है सारा रिकॉल हो जाएगा। एक व्यापारी थे। अच्छा, मुझे बताइएगा, इसकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या नाम था इसकी माता का? पार्वती देवी है? पार्वती देवी। हाँ पिना, इसकी माता पार्वती देवी क्या थी? एक सुसंस्कृत महिला थी, बहुत ही तगड़ा अच्छा ज्ञान रखा करती थी। किसकी? संस्कृत की। बोले तो सुसंस्कृत महिला थी। हाँ पिना। अब मुझे बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई थी? इसकी मां ने जगाई थी। रुचि और लालसा पढ़ने को लेकर, अध्ययन को लेकर रुचि और लालसा जगाई थी। कौन? इसकी माता जी ने। बाल कृष्ण भट्ट जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा किस भाषा में किया? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इन्होंने शुरुआती शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। हाँ एपिना। अब मुझे बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी एक स्कूल थे, जहां पर है ना, प्रयाग के मिशन स्कूल में उन्होंने बोले तो एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में। कहां? प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। हाँ एपिना, ठीक है। कब? 1867 ईस्वी में। फिर आगे चलकर आपको पता है
कि उसकी वृत्ति देखी जाती है, उन्होंने अब पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना, समाज सेवा जैसे कार्यों में वो लग गए। तो आगे चलकर 2 साल बाद बोले तो 1869 से लेकर 1875 तक इन्होंने एक स्कूल में अध्यापन का कार्य किया था। उस स्कूल का नाम बताइएगा। प्रयाग के इसी मिशन स्कूल में ही उन्होंने क्या अध्यापन का कार्य किया था 1859 से लेकर 75 तक। हाँ एपिना। फिर आगे चलकर 1885 ईस्वी में इन्होंने सीएबी स्कूल में, कौन से स्कूल में, सीएबी स्कूल में 1885 ईस्वी में सीएबी स्कूल में इन्होंने संस्कृत में अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाने का कार्य किया। सीएबी स्कूल में कब, 1885 ईस्वी में। फिर आगे चलकर ये 1888 ईस्वी में, कब, 1888 ईस्वी में कायस्थ इंटर, है ना, कॉलेज था, कायस्थ इंटर कॉलेज था, वहां पर इन्होंने क्या पढ़ाने का कार्य किया। अंतिम उसकी विदाई वहां से ही हो जाती है ना। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज था, क्या नाम था, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज। वहां पर इन्होंने क्या अध्यापन का कार्य किया और वहां से उसकी जो व्यवहार जो था, उसकी व्यवहार की वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया। ठीक है साहब। अच्छा, उसके जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां भी आई। उसके पिताजी का देहांत हो जाता है जब वो बहुत छोटे ही थे, पढ़ाई वगैरह ही कर रहे थे। घर की सारी जिम्मेवारी उसके कंधों पे आ जाती है। पिता का जो पैतृक जो व्यापार होता है उसको भी चलाने की जिम्मेवारी उसके कंधों पे आ जाती है, लेकिन वो पैतृक व्यापार जो था, पिता का अपना व्यापार जो था, वो संभाल नहीं पाए। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वो घर छोड़कर उसे बाहर जाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा। हाँ पिना, अच्छा सॉरी विदेश बोल रहा हूं, अपने देश में ही बोले तो उस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं आगे चलकर जब जॉब वगैरह छोड़े तो लेखन कार्य की ओर झुक गए, लेखन कार्य की ओर झुक गए। और आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर से एक हिंदी वर्धनी सभा चलता था। कौन सी सभा, हिंदी वर्धनी सभा चलता था। और हिंदी वर्धनी सभा जो था, इसी सभा हिंदी वर्धनी सभा की ओर से इन्होंने एक पत्रिका, मासिक पत्रिका लेकर आया था। उस मासिक पत्रिका का नाम बताइए। हिंदी प्रदीप, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हिंदी प्रदीप इसकी कौन सी पत्रिका थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी या दैनिक थी, कौन सी पत्रिका थी, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने कब किया था, 1877 ईस्वी में। कब, 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। और आपको पता है आगे चलकर इन्होंने संयोगिता स्वयंवर नामक जो एक रचना जो थी उसका उन्होंने क्या किया, कह लीजिए कि आलोचना किया था उन्होंने। हाँ ये पिना। और अब मुझे इसकी रचनाएं बताइएगा। रचनाएं में इसकी उपन्यास की मैं बात करूंगा पहले। रचनाएं, आप इसकी रचनाएं में उपन्यास की बात कीजिए। उपन्यास में पहला उपन्यास आपको क्या बताया था, पद्मावती इसका है ना, नाटक है ना, याद रखिए। उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, है ना, नेक्स्ट सद्भाव का अभाव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में रहना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर से बोलिएगा, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान और क्या, सद्भाव का अभाव, ये इसके नाटक है, नाटक। माफ कीजिए उपन्यास है, उपन्यास। हाय पिना साथ, इसके नाटक जो है आपको पता है, पद्मावती नामक इसका नाटक है। और इसका शिशुपाल वध भी है। और एक आपका सीता वनवास, एक और लास्ट में आपको बताया था, हाँ रेल का विकट खेल, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में रहना। पद्मावती और रेल का विकट खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रहसन भी बताया था आपको,
प्रश्न जो था इसका, जैसा काम वैसा परिणाम। हाँ एपिना, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं जो है उसका एक संग्रह बनाया गया है। उसका नाम क्या है? भट्ट निबंध माला। क्या नाम है? भट्ट निबंध माला। भट्ट निबंध माला कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में। भट्ट निबंध माला में लगभग कितने है ना, कितनी रचनाएं देखने को मिलते हैं? 1000। उनमें निबंध कितने? 1000। उनमें से फेमस कितने हैं? 100 प्लस फेमस हैं उनके। हाँ पिना, अब मुझे बताइएगा, हिंदी साहित्य में आलोचना का जन्मदाता, हिंदी साहित्य में आलोचना की शुरुआत सर्वप्रथम जिन्होंने किया उसका नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट। हाँ पिना, किसने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। इसका उस बालकृष्ण भट्ट की कौन सी ऐसी रचनाएं थी, कौन सी ऐसी पत्रिका थी, माफ कीजिएगा, जिसमें नए पुराने रचनाएं बोले तो आधे पूरे उपन्यास भी देखने को मिलते हैं? हिंदी प्रदीप, इसकी एक ही मासिक पत्रिका याद रखना है, हिंदी प्रदीप, जिसमें अधूरे पुराने क्या थे? उपन्यास थे लिखे हुए। अब मुझे बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट को किसने सृजनशील विद्वान कहा है? किसने? रामविलास शर्मा ने। तीक्ष्ण बुद्धि के आलोचक, रामविलास शर्मा को तीक्ष्ण बुद्धि के आलोचक किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। हिंदी साहित्य की आलोचना में जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य की आलोचना के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। यह बात किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। रामविलास शर्मा ने कहा था, माफ कीजिए, रामविलास शर्मा ने कहा था। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने केवल एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था इसको, है ना। इस प्रकार के निबंध लिखा करते हैं। आपका लेखक परिचय यहां समाप्त। अब मुझे बताइएगा, मनुष्य कहा जाता है कि बातचीत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर भगवान जी ने जितनी भी शक्तियां इंसान को दिया है, उनमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति एक है बातचीत। आए पिना, जो वरदान में दिया है, इसको वाक शक्ति बोल सकते हैं हम लोग। वाक शक्ति, है ना। वाक शक्ति को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2, बातचीत और स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्तृता। ठीक है। अब मुझे बताइएगा, किसमें नाराज नखरा जाहिर करने का अवसर नहीं दिया जाता है? बातचीत में, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, किसमें नाराज या फिर नखरा जाहिर करने का अवसर नहीं दिया जाता है? बातचीत में। मुझे बताइएगा, किसमें करतल ध्वनि नहीं पाया जाता है? बातचीत में। करतल ध्वनि किसमें पाया जाता है? वक्तृता में, स्पीच में पाया जाता है। किसमें नाज नखरा पाया जाता है? वक्तृता में। किसमें नहीं पाया जाता है? तो बातचीत में। याद रखिएगा, बातचीत में ना ही करतल ध्वनियां पाई जाती है, ना ही नाज नखरा जाहिर करने का अवसर दिया जाता है। लेखक कहते हैं कि बातचीत इतनी बड़ी चीज होती है कि जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हमें खाने पीने, चलने फिरने, घूमने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें बातचीत की आवश्यकता होती है। हाँ पिना, और बातचीत को लेकर ये कहते हैं कि ऐसा एक कहानी देखने को मिलता है, जिनमें एक व्यक्ति था जिसको 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक, है ना, इंसानी सभ्यता से उसे दूर रखा गया था, है ना। उस व्यक्ति का नाम बताइए। रॉबिन्सन क्रूसो। कितने वर्षों तक उसे जंगल में रहना पड़ा था? 16 वर्षों तक। अब पहली बार जब उन्होंने एक व्यक्ति के मुख से बात सुनी, तो वो किसके मुख से बात सुनी थी? फ्राइडे। किसके मुख से? फ्राइडे उसको किस भाषा में बात किया था? जंगली भाषा में बात किया था। किस भाषा में? जंगली भाषा में। तो उसको क्या लगा? आदमी के चोला उन्होंने फिर से पहन लिया है। और मुझे बताइए, किसने भी ये बात कहा है? किसने ये बात कहा है कि बातचीत से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है? बेन जॉनसन ने। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने। अच्छा, किसने कहा है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्ति के बीच ही हो सकती है? एडिसन ने। किसने कहा है? एडिसन ने। अच्छा, 2 व्यक्ति के बीच असल में बातचीत होती है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति होते हैं, अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातचीत करते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, 3 व्यक्ति अगर आ जाते हैं तो किस प्रकार की बातचीत होती है?
अंगूठी की नगसी गड़ जाती है, अंगूठी की नगसी गड़ जाती है। कितने व्यक्ति के होने पर? 3 व्यक्ति के होने पर। 4 व्यक्ति होगा तो कैसी बातचीत होगी? फॉर्मेलिटी होगी, है ना, फॉर्मेलिटी वाली बातचीत होगी, औपचारिक बातचीत होगी। हाँ ये पे ना, जो संजीदगी के गुच्छे में सनी हुई बातचीत होगी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई बातचीत होगी। तो कितने व्यक्ति बातचीत करते हैं तब गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई बातचीत होती है, औपचारिक बातचीत होती है 4 व्यक्ति। याद रखिए, जितने पॉइंट मैं बोल रहा हूं सबके सब एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट अगला मुझे बताइए, 4 से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो कैसी बातचीत होती है? राम रामावल बातचीत होता है। मुझे बताइए, 2 बूढ़े लोग जो बातचीत करते हैं वो किस प्रकार की बातचीत किया करते हैं? किस प्रकार की? सर जमाने की शिकायत पर मुख्यतः बातचीत होती है, उसका टॉपिक रहा करता है अंग्रेजी राज्य पर वो बातचीत करेगा, है ना, पुराने समय की रीति रिवाज को निंदा करेंगे, है ना, और जो प्रदेश की जो है प्रदेश वाला टॉपिक रहेगा उसका, ये सारे टॉपिक रहते हैं और मुख्य रूप से नौजवानों की निंदा करते हैं। तो किसकी बातचीत में मुख्य रूप से नौजवानों की निंदा देखने को मिलती है? किनकी? 2 बुढ़े लोगों की बातचीत में। नेक्स्ट आगे मुझे बताइएगा, तो बुढ़िया लोगों की बातचीत कैसी होती है? सास बहू बेटियों की निंदा वाली बातचीत होती है। हाँ पे ना, और मुझे बताइएगा, है ना, जो आपस में जो 2 सहेलियां बातचीत करती है ना, वो किस प्रकार की बातचीत होती है? तो ऐसा होता है कि रस का समुद्र मानो उमड़ा हुआ चला आ रहा है। तो किनकी बातचीत में मानो रस का समुद्र उमड़ा हुआ चला आ रहा है देखने को मिलता है? 2 सहेलियों की बातचीत में। और लड़के लोग बातचीत करेंगे तो क्रिकेट वाला टॉपिक होगा, खिलाड़ी हुए तो खिलाड़ी वाली बातचीत करेंगे। ठीक है साहब? अच्छा, छोटे जो बच्चे होते हैं वो कैसी बातचीत करेंगे? वह तो अपने उस्ताद की, मॉनिटर की शिकायत करेगा या फिर तारीफ करेगा उसकी। अब पढ़ा लिखा हुआ तो भाई साहब अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा, और अगर सुस्त बोधा बच्चा हुआ तो भीगी बल्ली बनकर भीगी बिल्ली बनकर पूरे स्कूल भर को क्या मानेगा? अपना गुरु मानेगा। हाँ ये भी ना। अच्छा नेक्स्ट आगे आपने 25+ वाले, अच्छा एक और, यूरोप में जो बातचीत होता है उसको क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां की बातचीत को कहा जाता है? यूरोप की बातचीत को। अच्छा, यूरोप में जो बातचीत होती है उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा करते, इसी को सुहृद गोष्ठी कहा करते, सुहृद गोष्ठी बोला करते। सुहृद गोष्ठी क्या है? सुहृद गोष्ठी क्या है? सुहृद गोष्ठी एक बोलने का एक ऐसा तरीका है जिसमें बोलने वाला ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ते हैं जो कानों को सुनने में बड़ा प्रिय लगता है। हाँ ये पिना, ऋषि मुनीस वगैरह जो हैं, जो शास्त्रार्थ की जो बात करते थे वो सुहृद गोष्ठी में ही शामिल किया जाता है। हाँ पिना। अब मुझे बताइएगा 25+ एज वाले जो लोग होते हैं वो कैसे बातचीत करते हैं? वो जिसमें अनुभवी होता है और दूरदर्शी सोच वाली बातचीत करते हैं, दूरदर्शी सोच और अनुभव वाली बातचीत करते हैं। हाँ पिना। और 25 से नीचे वाला दिल बहलाव व ताजगी जैसी चीजों वाली बातचीत हो। क्या उसमें दूरदर्शी सोच होगा? नहीं। क्या उसमें अनुभव जैसी चीजें देखने को मिलेगा? नहीं। बात समझ में आ रहा है? अनुभव और दूरदर्शी वाली बातचीत कौन से लोग करते? जो 25+ वाले एज वाले होते हैं। हाँ पिना। नेक्स्ट मुझे बताइएगा कि लेखक जो हैं वो कहते हैं कि बातचीत करने के लिए या तो किसी के घर जाना होगा या फिर किसी को अपने घर बुलाना होगा, लेकिन ये चीजें सही नहीं मानते हैं लेखक जो सही मानते हैं बातचीत का कौन सा तरीकों को सही मानते हैं? अवाक होकर बातचीत करना। कैसे बातचीत करना? अवाक होकर बातचीत करना। अवाक होकर बातचीत करने पर वो जोर देते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति होती है, भीतरी मनोवृत्ति होती है ना, वो क्या होता है? ये प्रपंचात्मक संसार का रचा हुआ संसार का बहुत बड़ा क्या होता है? आईना होता है। तो कौन प्रपंचात्मक संसार का बहुत बड़ा आईना होता है? हमारा भीतरी मनोवृत्ति। हाँ पे ना, हमारा मन। ठीक है। और तो और हमारी जो भीतरी जो मनोवृत्ति होती है नए नए रंग प्रतिक्षण दिखाया करती है। नए नए रंग कौन दिखाया करती है? प्रतिक्षण। हमारी भीतरी मनोवृत्ति। हमारी भीतरी मनोवृत्ति को क्या कहा गया है? चमनिस्तान कहा गया है। चमनिस्तान, फूलों का बगीचा। हाँ पिना। और लेखक जोर देते हैं अवाक होकर बातचीत करने पर। हाँ पिना।
उनमें वो मनोयोग पर, ध्यान पर, मन को एकाग्र करने पर जोर देते हैं। हाँ ये पे ना, ध्यान पर, मनोयोग जिसको बोल दीजिए आप, मन को एकाग्र करना बोल दीजिए, चित्त को एकाग्र करना बोल दीजिए, इस पर जोर देते हैं लेखक। हाँ ये पे ना। नेक्स्ट आगे आपको यह भी बताया था कि लेखक ये बोलते हैं कि देखो अवाक होकर बातचीत करो, क्योंकि कुछ भी अगर 1000 कई सारे वर्ड बोल दिया, कई सारे वर्ड बोलने के क्रम में कुछ ऐसी बात होती है, मुंह से ऐसा वर्ड भी निकल जाता है जो सामने वाले को बुरा लग जाता है, सामने वाले को बुरा लग जाता है। इसलिए अवाक होकर बातचीत करो, खुद से खुद की बातचीत कर लो ना। और वो बोलते हैं अपनी जीवा को नियंत्रित करने के लिए। हाँ पे ना, क्योंकि जीवा क्या होती है, किसके समान चला करती है, कतरनी के समान स्वच्छंद चला करती है। तो कौन कतरनी के समान स्वच्छंद चला करती है? जीवा। हाँ पे ना। और मुझे बताइएगा कौन परम पूज्य मंदिर होता है? शक्ति। परम पूज्य मंदिर कौन होता है? शक्ति। बड़े बड़े शत्रु को है ना परास्त कर सकती हैं। कैसे? अपनी जीवा को नियंत्रित कर। हाँ ये बिना युद्ध लड़े बड़े बड़े अजय शत्रु को परास्त कर सकते हैं हम लोग। जो विजय नहीं हुआ उसको भी परास्त कर सकते। परमात्मा का एकमात्र सोपान है भाई साहब, कौन? मनोयोग। देखिए, और हमारे जो YouTube पर जो हमारे जो स्टूडेंट वगैरह जो देख रहे होते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है ना, कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करे और है ना बेल आइकन को दबा दिया करे। ज्यादा भाई साहब समय नहीं लगता है, कुछ ही सेकंड का समय लगता है ना, 1 से 2 सेकंड का। सब्सक्राइब भी कर लिया करे और बेल आइकन को दबा दिया करे, है ना। सुनिए, लाइक भी कर दिया करे। शांत हो जाइए। देखिए, इससे ये होता है ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आगे चलकर मैं कह लीजिए कि बहुत बड़ी चीजें आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूं, है ना। तो आप पहले सपोर्ट कीजिए, है ना। आप लोगों से सपोर्ट की बहुत बड़ी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।